वेलकम बैक। बानी पीटीआई की रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की अडियाला में समाअत के लिए एटीसी की खुसूसी अदालत में दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुल्ज़िम को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। इस्तदा है समाअत अडियाला जेल में की जाए। एटीसी की खुसूसी अदालत ने अडियाला जेल में समाअत के लिए रावलपिंडी पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत कुछ देर में शुरू होगी। थाना न्यू टाउन में बानी पीटीआई के खिलाफ जलाओ घिराव, पुलिस से मज़ाहमत और इमलाक को नुकसान समेत दीगर दफात पर मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। पुलिस ने रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में दर्ज मजीद 4 मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डालने के लिए दस्तावेजात तैयार कर ली। बात करेंगे, बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए बाबर। आज यहाँ रावलपिंडी पुलिस ने 28 सितंबर को रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में 780A के तहत जो मुकदमात हैं 4, इन मुकदमात में भी बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डालने के लिए गिरफ्तार करने के लिए कानूनी दस्तावेज़ात तैयार कर ली हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जब समाअत होगी जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक, उस वक्त रावलपिंडी पुलिस अदालत से रजू करेगी, दरख्वास्त देगी कि बानी पीटीआई का इन मुकदमात में हमें तफ्तीश चाहिए और इनकी गिरफ्तारी के लिए इस्तदा की जाएगी। यूं दस्तावेज़ात तैयार हैं और जेल में इस वक्त अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह पहुंच चुके हैं, जो न्यू टाउन के दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। जी, आपका शुक्रिया बाबर। एटीसी इस्लामाबाद में थाना I9 में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बार बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हो रहे थे। अदालत ने अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुरम और वासिक कयूम के मचलके मंसूख कर दिए। फैसल जावेद और वासिक कयूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। 24 नवंबर को पीटीआई के एहतजाज के हवाले से वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया है कि यकीनी बनाया जाए 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल ना हो, सरकारी मुलाजमीन या पैसा भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के मौके पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुअत्तल हो सकती है। केपी के कुछ अजला में भी इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल हो सकती है। पीटीए की 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायरवॉल एक्टिव होने से इंटरनेट सर्विस स्लो, सोशल मीडिया ऐप्स मुतासिर होंगी। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के मौके पर इंटरनेट सर्विस के हवाले से आपको अपडेट किया। अभी आपको बता रहे हैं कि पीटीआई के एहतजाज को रोकने और गैर कानूनी करार देने के लिए ताजरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिना सुपर मार्केट ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आला केपी की सरपरस्ती में इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज के लिए आने का प्रोग्राम है। एहतजाज से इस्लामाबाद पर लश्कर कशी का तासुर मिल रहा है। हाल ही में इस्लामाबाद एहतजाज के हवाले से कानून साजी भी हुई। बगैर इजाज़त इस किस्म के एहतजाज से मुल्क में लाकानूनी का तासुर मिलता है। पीटीआई के एहतजाज से शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर हो सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई कारकुनान को गैर कानूनी एहतजाज से रोकने के लिए इंतजामिया को हिदायत दी जाए। दरखास्त में वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, IG इस्लामाबाद, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को फरीक बनाया गया है। 24 नवंबर को पीटीआई की कॉल पर रावलपिंडी पुलिस ने पीटीआई के 28 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। टेक्सिला व सदर रवात, गुजर खान, जातली, कलर सईदा, सादिकाबाद में पुलिस ने छापे मारकर गिरफ्तार कारकुनान को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया। जुड़वा शहरों को सील करने के लिए पुलिस की कंटेनर्स और डंपर की पकड़ धकड़ जारी है। जीटी रोड, रवात, टेक्सिला, मागला चेक पोस्ट, हसन अब्दाल, 26 नंबर, चुंगी, तरनौल और मोटरवे के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। कारकुनों की पकड़ धकड़ से जाली हुकूमत की हवास बाख्तगी साफ जाहिर है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत पर शदीद खौफ तारी है और उनकी कांपे टांग रही हैं। एक तरफ 50 बंदे इकट्ठे ना करने के दावे और दूसरी जानिब पकड़ धकड़ समझ से बालातर है। 50 बंदों के लिए पूरे पाकिस्तान के कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। पंजाब, सिंध और कश्मीर की तमाम फोर्सेज भी इस्लामाबाद में तैनात की जा रही हैं।
हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं मुलाकातें मुल्क की मुफाद में हो रही हैं, लेकिन बानी PTI जिन मकासद के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं वो कभी पूरे नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसे ने कहा, बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत का आगाज हो गया है। बानी PTI के हवाले से आलमी दबाव है, वही कुव्वतें दबाव डाल रही हैं जिनका एजेंडा वो पूरा करते आए हैं और जहां से उन्होंने तवक्को रखी हुई थी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं दबाव उनकी तरफ से जिनका मुतालबा है कि चीन की सरमायाकारी ज़ाया हो। बैठे लोगों को बयान करनी चाहिए, अच्छा, हुकूमत वक्त को भी बयान करनी चाहिए। ये आलमी दबाव है इसके हवाले से और वो कुव्वतें दबाव डाल रही हैं जिनका एजेंडा वो पूरा करता है। और चीन की इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया होनी चाहिए या चीन का असर रसूख पाकिस्तान के अंदर कम होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए, ये किसकी डिमांड है और उसकी डिमांड कौन पूरी कर रहा था? वहीं से दबाव भी है, जहाँ से उन्होंने तवक्को रखी हुई थी वहां से ही है। रियासतें उनके अपने मफादात होते हैं, ठीक, उन मफादात को जो पूरा करता है वो उसके पीछे जरूर आती है। यूरोपियन की कॉल नहीं है, अच्छा। इससे बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। जिन कुव्वतों का दबाव है वो कबूल किया जाना चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए। विफाक दरियाए सिंध पर नई नहरों के मंसूबे से पहले स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मंसूबे पर सिंध बलोचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं सुनेंगे तो मुतनाज़े हो जाएगा। ऐसे मंसूबे ना बनाएं जो कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़े हो जाएं। राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा और इससे मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। ये तजवीज़ है वफाकी हुकूमत की तरफ से कि 6 और कनाल इंडस रिवर से सिंधु से निकाला जाए। मसला सिर्फ इतना है कि अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता, अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लोअर रिपेरियन इलाके से सिंध से बलोचिस्तान के उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो इस कदम से हम ये पूरा मनसूबा को मुतनाज़ा बनाएंगे। कालाबाग डैम का इशू मुतनाज़ा हुआ, वैसे ही ये इशू मुतनाज़ा होगा। ये कदम ना उठाएं। आप सारे स्टेक होल्डर्स को, खास तौर पे जो लोअर रिपेरियन स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड ले, उनसे कंसेंसस बनाएं और इंशाअल्लाह ताला हम ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा, सारे सूबे के ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को कामयाब बना सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती अपनी जो राय है वो पूरा मुल्क पे इन्फोर्स करेंगे तो उसका मनफी असर होगा हमारा सियासत पे, हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिक्वेस्ट है वफाकी हुकूमत पे कि ये इस फैसला पे गौर करे। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज कहाँ हैं? क्या उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में ताजिर बरादरी से खिताब, कहा सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए मौशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। आर्मी चीफ की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। 1 साल पहले छाए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आर्मी चीफ ने ताजिर बरादरी से कहा कि सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट करके मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। आर्मी चीफ ने कहा कि गुज़िश्ता मुलाकात में भी कहा था कि मायूसी मुसलमान के लिए हराम है। आज मईशत के तमाम आशारिये मस्बत हैं, अगले साल मजीद बेहतर हो जाएंगे। कोई शय बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं, सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। रियासत माँ की तरह है और इसकी कद्र लीबिया, इराक और फलस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी की पुष्पनाही गैर कानूनी कारोबार करने वाले करते हैं। गैर कानूनी कारोबार के पीछे मखसूस अनासिर होते हैं। डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ ने ताजरों से कहा कि याद रखें, पाकिस्तान के सिवा हमारी कोई शनाख्त नहीं। जितनी भी मुश्किलात हों, अगर हम मिलकर खड़े हों तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आर्मी चीफ से रोशन डिजिटल पाकिस्तान के जरिए सरमाया वापस लाने पर बात हुई। आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई है कि मईशत मुस्तकबिल में बेहतर होगी। सनअतकार हनीफ गौहर की 11th आवर में गुफ्तगू, बोले आर्मी चीफ से मुलाकात में कराची के हालात और मसाइल का शिकवा किया गया।
آرمی چیف صاحب نے جو آج سب سے زیادہ جو بات کی ہے، جو پاکستانی جو انویسٹمنٹس باہر گئی ہوئی ہیں، بزنس کمیونٹی سے ملنے کا پورا مین فوکس آج یہ تھا کہ آپ لوگوں کو میں نے 2 مہینے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ جو ہے تو ایز اے پاکستانی کا کردار ادا کریں اور اپنی جو انویسٹمنٹ سے باہر سے واپس لے کر آئیں، تاکہ ہم کسی طرح سے IMF کے چنگل سے نکل سکیں۔ وہ یہ انشور کرا رہے تھے بار بار کہ آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا اور پاکستان محفوظ ہاتھوں میں، اپنا پیسہ واپس لے کر آئیں، ہم آپ کا خیال کریں گے اور آپ لوگوں کو ایشورنس دیں گے۔ روشن ڈیجیٹل پروگرام جو چل رہا ہے پاکستان میں، اس کے ذریعے آپ لوگ پاکستان میں جو تو پیسہ بھیجنا شروع کریں۔ کراچی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے درد جو ہے تو اپنا دل کے نکال کر بتایا کہ بہت زیادہ لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا پانی کے اوپر، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ 6 مہینے کے لیے کراچی کو اون کر لیں۔ آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کی گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو یہ IMF کا 7 بلین کے قرضہ یا جتنا بھی آپ کا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کراچی کا بزنس مین خود ہی ختم کر دے گا۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلا لی۔ کہتے ہیں صوبائی حکومت عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی، صرف احتجاج اور اپنے بانی کی رہائی میں مصروف ہے۔ کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ میں نے وزیر اعظم پاکستان صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہے۔ صوبائی حکومت روز وہ اسلام آباد پہ چڑھائی اپنے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے جلد سے جلوس کرتے ہیں، صوبہ ملٹنٹس کے حوالے کر دیا، لوگوں کا جو ہے وہ جان و مال کا تحفظ کرنے میں صوبائی حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا دسمبر کے پہلے ہفتے میں آل پارٹیز کانفرنس کرانے کے لیے جا رہے ہیں جو کہ گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ صوبے کے امن و امان کے حوالے سے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو جمع کریں گے، وفاق کے سامنے پیش کریں گے۔ روزانہ کی بیس پہ فوجی نوجوانوں کے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، اس پر حکومت کی مجرمانہ خاموشی سوال نشان ہے۔ نہ کیبنٹ کا اجلاس ہوا، نہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ ضرورت ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کو اس کو اکٹھا کریں اور ہم اپنے مسائل کا حل خود ہی تلاش کریں۔ صوبائی حکومت صوبے کے وسائل، پولیس کو اور اپنے ملازمین کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہی ہے، تو قانون کو ایکشن میں آنا چاہیے۔ ہم اپنے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بغیر فوج کے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر امپائر نذیر جونیئر انتقال کر گئے۔ نذیر جونیئر ایک ہفتے سے شدید علیل اور اسپتال میں زیر علاج تھے۔ نذیر جونیئر نے پاکستان کے لیے 14 ٹیسٹ اور 4 ون ڈے میچز کھیلے۔ نذیر جونیئر نے مجموعی طور پر 37 وکٹیں حاصل کیں۔ نذیر جونیئر ٹیسٹ ڈیبیو کی پہلی اننگز میں 7 وکٹیں لینے والے پہلے اسپنر ہیں۔ نذیر جونیئر نے 15 ون ڈے اور 5 ٹیسٹ میچز میں امپائرنگ بھی کی۔ کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آج تیسرا روز ہے۔ جنگی حالات میں استعمال ہونے والے ہتھیار اور سنائپر نمائش کا حصہ ہیں۔ مزید اس بارے میں بتائیں گے محمد صلاح الدین۔ بالکل، دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آج تیسرا روز ہے۔ یہاں خاصی گہما گہمی ہے۔ میں یہاں اس وقت موجود ہوں۔ پاک آرمی کا یہاں سٹال لگایا گیا ہے، مختلف جدید ہتھیار رکھے گئے ہیں۔ یہاں ہم بات کریں گے۔ کامران صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو 5 لائٹ آپ کی کمانڈو بلٹن ہے، اس میں کیا کیا کون سے رینج کے ہتھیار رکھے ہیں؟ شارٹ رینج ویپنز رکھے ہوئے ہیں۔ SMG چائنیز ہے سر، جس کی رینج آلموسٹ 300 میٹر تک ہے سر۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سر نائٹ ویژن ڈیوائسز بھی ہیں، نائٹ ویژن سائٹس جن کو کہتے ہیں سر۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سنائپرز ہیں 2 قسم کے سر۔ اس میں ایک سنائپر جو ہے لانگ رینج ہے سر، ایک سنائپر جو ہے نا وہ شارٹ رینج سنائپرز ہیں۔ ہم جو رات کے لیے جو اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ سائٹس پڑی ہوئی ہیں۔ اس میں جو ہے لانگ رینج تھرمل ویپن سائٹس بھی ہیں سر۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بائنوز بھی ہیں، LRF سے ہم رینج فائنڈ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بالکل یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جدید ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔ ہیوی مشین گن بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ نمائش کا حصہ ہے، جو غیر ملکی مندوبین کے لیے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جی، اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔